विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इंडिया को छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो रहे हैं। ये बात तो आपने सुन ली होगी। ऐसे वो क्या कारण हैं जिसकी वजह से हर साल हज़ारों मिलियनर्स और लाखों बच्चे इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और उनमें से कुछ ही वापस आते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 10 रीजंस जिसकी वजह से जैसे ही कोई इंसान थोड़ा सा भी अमीर बनता है वो देश छोड़ने के बारे में सोचने लगता है। हर साल लगभग 5,000 मिलियनर्स इंडिया को छोड़कर फॉरेन देशों में चले जाते हैं। ऐसी वो क्या बातें जो उन लोगों को पता चल जाती हैं जो एक नॉर्मल इंसान को पता नहीं चलती। वीडियो के बीच में दिल्ली वालों के लिए एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट है जिसे सुनने के बाद उनका खाना उनके गले से नहीं उतरेगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जिससे आपको लगेगा कि यार ये तो इंडिया के खिलाफ बोल रहा है, इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है, तो ये इंडिया से प्यार नहीं करता होगा, पेट्रियोटिक नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं है। जैसे एक इंसान को बेहतर इंसान बनने के लिए पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होता है, उन्हें सुधारना होता है, वैसे ही एज ए नेशन भी हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, जिसके बाद ही हम उन्हें बदल सकते हैं। अगर हम एज ए नेशन उन गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो सुधरने की पॉसिबिलिटीज ही खत्म हो जाती है। रीजन नंबर 1, एज ए नेशन हम एक पॉलिटिकल लूप में फंस चुके हैं। इंडिया के पॉलिटिशियंस चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन्हें एक बात समझ में आ चुकी है कि वोट मिलेंगे हमें गरीब लोगों से और इलेक्शन में लड़ने के लिए पैसा हमें मिलेगा अमीर लोगों से। इसलिए सारी पार्टीज में ये कंपटीशन लग चुका है कि कौन कितनी फ्री बीज दे सकता है। चाहे वो हर स्टेट में लाडली योजनाज हो, फ्री बिजली हो, पानी हो, राशन हो, सारी पार्टीज में ये कंपटीशन हो चुका है कि कौन कितना ज्यादा फ्री बीज लुटा सकता है। इंडिया में 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसे ज्यादा छापने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और उस महंगाई का सारा प्रेशर बढ़ता है मिडिल क्लास में और अपर मिडिल क्लास में। अल्ट्रा रिच को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही मिडिल क्लास का कोई इंसान धीरे धीरे अमीर होता है, 10 करोड़ से ऊपर ज्यादा पैसे हो जाते हैं उसके पास, तो वो सोचने लगता है कि यार जो मैं टैक्सेस इंडिया में दे रहा हूँ उसके बदले जो मुझे मिल रहा है, अगर वही टैक्सेस मैं किसी फॉरेन देश में दूं तो उसके बदले मुझे साफ हवा मिलेगी, साफ पानी मिलेगा और इसके बदले उसे किसी भी देश में अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिलेगा और अच्छी एजुकेशन मिलेगी। इन 80 करोड़ लोगों को केवल आटा और चावल मिलता है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि इनकी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ते जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज बढ़ते जाएगी, जिसके बाद ये आगे जाकर बीमार होंगे। उसका प्रेशर इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम जो पहले से बेकार है उस पर पड़ेगा। नॉर्मली देखा जाए तो इन 80 करोड़ लोगों को जॉब करनी चाहिए, लेकिन जॉब क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि स्किल्स नहीं है। जब इनको स्किल्स देनी थी तब किसी भी सरकार ने, कोई भी पार्टी की सरकार ने इनको स्किल्स दी नहीं। अब खतरनाक प्रॉब्लम ये हो गई है कि एआई आ रहा है। एआई तो उनकी भी जॉब ले रहे हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, लेकिन हमारे पास 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। रीजन नंबर 9, बेकार फूड क्वालिटी। आपने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे इंडिया के खानों में खतरनाक लेवल पर अडल्ट्रेशन होता है। हम जो बाहर पनीर खाते हैं वो पनीर बिल्कुल नहीं होता है, वो होता है वेजिटेबल ऑयल से बनी हुई एक सफेद चीज, आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। हमें जो बाहर खाना मिलता है, स्ट्रीट फूड मिलता है, वो खतरनाक लेवल पर अनहाइजीनिक होता है। और जब फॉरेन से आए हुए टूरिस्ट हमें कॉल आउट करते हैं कि ये गलत है, तो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय हम रोने लगते हैं। रेसिज्म हो रहा है हमारे साथ, रेसिज्म के नाम पे रोने लगते हैं, जबकि वो रेसिज्म नहीं है, वो सही चीज बोल। हमारा स्ट्रीट फूड सच में बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक होता है। जो फॉरेनर्स हमारे गंदे अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं उसे रेसिज्म नहीं बोलते। रेसिज्म उसे बोलते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम खुद करते हैं। दुनिया भर में कहीं भी स्ट्रीट फूड मिलता है तो वहाँ के वर्कर्स ग्लव्स पहनते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल हो या स्टेट क्यों नहीं इंसेंटिवाइज कर सकती कि स्ट्रीट फूड वर्कर्स को ग्लव्स पहनने चाहिए। फॉरेनर्स ये वायरल रील्स देखते हैं जिसकी वजह से हर साल इंडिया में आने वाले टूरिस्ट कम होते जा रहे हैं, इंडिया की इमेज दुनिया में खराब होती जा रही है। फ्रांस जो कि इंडिया के किसी स्टेट के बराबर है, वहाँ पे इंडिया से 10 गुना ज्यादा टूरिस्ट आते हैं साल के। वहाँ पे साल के 10 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। इंडिया में कितने आते हैं? 1 करोड़ भी नहीं आ रहे। दुबई जो इंडिया के एक शहर के बराबर है, वहाँ पे भी इंडिया से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। 1 करोड़ 70 लाख टूरिस्ट आते हैं दुबई में हर साल। थाईलैंड में 4 करोड़ लोग हर साल आते हैं। वियतनाम इतना छोटा सा देश, वहाँ पे 1.5 करोड़ लोग हर साल आते हैं। इंडिया में हर साल लगभग 90 लाख फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जबकि इंडिया इन सारे देशों से ज्यादा डाइवर्स और सुंदर देश है। यहाँ पे हिमालयाज के एपिक माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, बीचेस के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, लद्दाख की सीनिक ब्यूटी है, एंशिएंट कल्चर है और हजारों साल पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं। फिर भी हमारे देश में केवल 90 लाख टूरिस्ट आते हैं। जब भी कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है, किसी मॉन्यूमेंट में आते हैं जैसे ताजमहल, वहाँ पे हम उनसे 10 गुना ज्यादा टिकट का प्राइस लेते हैं। हम उनसे ज्यादा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं? हम उन्हें इक्वल फील कराने की
की बजाय डिस्क्रिमिनेशन की फील करवा रहे हैं। आप सबको बताएं कि जैसे ही कोई गोरा टूरिस्ट इंडिया में उतरता है, टैक्सी ड्राइवर से लेके होटल तक सब ये कोशिश करते हैं कि कैसे इस इंसान को ज्यादा से ज्यादा निचोड़ा जाए। इससे जब वो टूरिस्ट अपने देश वापस जाता है तो बेकार एक्सपीरियंसेस के साथ जाता है और अपने जानने वाले 10 लोगों को इंडिया आने से मना करता है। इससे इंडिया की दुनिया भर में इमेज खराब होती है और इमेज को अच्छा रखना हम दुबई से सीख सकते हैं। आपको बताएं, दुबई में आप अपनी ही गाड़ी गंदी नहीं रख सकते। अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो दुबई की सरकार आप पर 11,000 रुपए का फाइन लगाती है। नदियों में पोल्यूशन खतरनाक लेवल्स पर है, हवा में पोल्यूशन खतरनाक लेवल्स पर है, जिसके बाद एक नॉर्मल इंसान एयर प्यूरीफायर या वाटर प्यूरीफायर लेने के लिए जाता है, उसके बाद एयर प्यूरीफायर पर 18% GST और लगा देते हैं। जबकि साफ हवा साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है। साफ हवा साफ पानी देना तो दूर, उसके बाद जब इंसान खुद से एयर प्यूरीफायर खरीदने के लिए जाए उस पर 18% GST और लगा दो। बहुत बढ़िया। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि दिल्ली में पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े, और वो कोई खूबसूरत पहाड़ नहीं है, वो हैं कूड़े से भरे हुए पहाड़। वो पहाड़ इतने बड़े हैं जितने में 2 फुटबॉल के ग्राउंड्स आ जाए। इस कचड़े के ग्राउंड के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, 2-2.5 लाख लोग रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है। मिडिल क्लास और अमीर इंसानों को ये लगता है कि ठीक है गरीब है मरते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब दिल्ली का एक खतरनाक फैक्ट ये है कि दिल्ली में आने वाली सारी सब्जियां, सारे डेयरी प्रोडक्ट, सारा मीट, चिकन और फिश इसी कूड़ेदान के बगल में एक मंडी लगती है, वहां से आता है। अब आप खुद सोच लो कि जो आप खाना खा रहे हो उससे आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है और कितने ज्यादा टॉक्सिन्स मिल रहे हैं। मॉनसून के मौसम में जब बारिश होती है तो इस कूड़े के फुटबॉल ग्राउंड से होता हुआ सारा पानी के अंदर सारा टॉक्सिन इकट्ठा होता है, फिर वो मिक्स हो जाता है अंडरग्राउंड पानी के साथ मिलकर, और वही पानी हम साल भर पीते हैं। बहुत ही बढ़िया। रीजन नंबर 8, एनवायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग जो दिल्ली से बाहर जाते हैं, जैसे यूरोप, यूके, USA, कनाडा, वहां जाकर उन्हें ऐसा पहली बार लगता है लाइफ में कि हम जिंदगी को पहली बार 4K में देख रहे हैं। इससे पहले हम लाइफ को 480p में देख रहे थे। सारा खेल पोल्यूशन का है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो इंडिया के किसी भी ग्राउंड में मैच हो जाए, आपको जो क्लैरिटी मिलती है वो थोड़ी धुंधली सी होती है, और वही मैच कहीं ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं इंग्लैंड में हो तो कितना क्लियर दिखता है। तो प्रॉब्लम कैमरे में तो नहीं है, कैमरे हर जगह सेम होते हैं। प्रॉब्लम है हवा में। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चाइना में भी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में चाइना ने अपनी कैपिटल बीजिंग को पॉल्यूशन से बाहर निकाला है। कैसे? 35 बिलियन पेड़ लगाए, और वो सारी इंडस्ट्रीज जैसे कोल, आयरन, स्टील सब बीजिंग से बंद कर दी, जिनसे ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा था। इंडिया के पॉलिटिशियंस में पॉल्यूशन को खत्म करने की विल ही नहीं है, मन ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट खो-खो खेलती रहती है और हम बीच में बस बैठ के देखते रहते हैं। ब्रायन जॉनसन नाम का एक बंदा है जो अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उस इंसान की एक्सपेक्टेशन ये है कि अपनी बॉडी को साइंस की मदद से इस लेवल पे लेके जाए कि इंसान अमर होने के करीब पहुंच पाए। ये इंसान अपनी बॉडी पर हर साल लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए खर्च करता है। मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये अभी इंडिया आया हुआ था पॉडकास्ट के लिए, तो ये इंडिया में जहां भी जा रहा था अपना खाना, अपना एयर प्यूरीफायर साथ लेके आया हुआ था। ये इंडिया के लिए प्राउड की बात है या शर्म की बात है? इसका कहना है कि इंडिया में जितने इंसान कैंसर से नहीं मरेंगे, उससे कहीं ज्यादा इंसान पॉल्यूशन की वजह से मरेंगे। एज ए इंडियन हम सब की लाइफ में 5 से 10 साल कम हो रहे हैं। और हार्श ट्रुथ हमारी सोसाइटी का ये है कि शायद हम पॉल्यूशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी ना करें, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सॉल्व ना करें, क्योंकि सारी पार्टीज एक्सपर्ट्स हैं ब्लेम शिफ्टिंग में। एक दूसरे पे ब्लेम लगा दो। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बोल देगी, बीच में नॉर्मल इंसान पिसता रहेगा। और ऐसे में अगर कोई इंसान मिडिल क्लास से आगे बढ़कर अमीर हो गया है तो उसका दिमाग सटकता है और वो निकल लेता है बाहर के लिए। रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जनरल में इंसानों को जाते हुए देखा है, उनमें और जो केजेस के अंदर चिकन जा रहा होता है कोई अंतर नहीं होता। बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की हम रिस्पेक्ट नहीं करते। नंबर ऑफ ट्रेन्स जितनी हमारी हैं उससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए थी, ताकि जिस इनह्यूमेन कंडीशन में जनरल के लोग ट्रेवल करते हैं ट्रेन्स में, धक्का मुक्की माराकाटी चलती है, ऐसा ना हो। और इसके बाद बात आती है रियल स्टेट प्राइसेस की। जितने में आज की तारीख में दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई में घर मिलते हैं, उसी रेट में या उससे कम रेट में दुबई, ग्रीस, स्पेन में आपको घर मिल सकता है। और ये जो सारे प्रॉपर्टीज के रेट बढ़े हुए हैं, ये बिल्डर माफिया, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन सबके नेक्सस से बड़े होते हैं। ये सबको पता है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। तो तब एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन ये सोचता है कि जब पैसे उतने ही देने हैं घर के लिए, जमीन के लिए, तो मैं क्यों ना पोर्चुगल में शिफ्ट हो जाऊं, स्पेन में शिफ्ट हो जाऊं, सिंगापुर, मलेशिया। वहां कुछ नहीं मिलेगा तो साफ हवा तो मिलेगी। रीजन नंबर 7, रॉटन जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया एंड नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। पुल गिर जाता है, पुल के ऊपर वाले लोग मरते हैं, नीचे वाले लोग मरते हैं। रोड साइड बैनर गिर जाता है, लोग मरते हैं। एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, लोग मरते हैं। ये जो सारी डेथ्स होती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस की वजह से होती हैं। ये सब होने के बाद सरकार का एक ऑफिशियल आता है, बोलता है 5 लाख रुपए सबको मिल जाएंगे जो मरे थे, खेल खत्म। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि जो ऑफिसर इस चीज के लिए जिम्मेदार था, जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी, उसे जॉब से निकाला गया, उसको 10 साल के लिए जेल में भेजा गया क्योंकि उसकी वजह से ये मर्डर्स हुए हैं?
नहीं सुना ना आपने भी, मैंने भी नहीं सुना, जिसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें ये बार बार होती रहती हैं और ऐसा लगता है कि हमारा देश एक लूप में फंस गया है। ये घटनाएं होती रहती हैं, हर महीने होती हैं, हर साल होती हैं, कितने सालों से होती आ रही है। आप रास्ते पर पैदल जा रहे हो और आपको किसी अमीर बाप के लड़के ने फेरारी में आते हुए उड़ा दिया। क्या संभावना है कि आपको जस्टिस मिलेगा? जस्टिस मिलने की पॉसिबिलिटी लेस देन 10%, 5% है। और अगर कोर्ट में केसेस चले भी तो 20 साल के बाद जस्टिस मिलेगा। उस जस्टिस के मिलने का कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिशियंस उल्टे काम करें तो उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इन जजेस का क्या करोगे? जजेस को आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ कहोगे तो कंटेम्प्ट का केस लग जाएगा, आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी। रीजन नंबर 6, हाई टैक्सेस एंड नो रिटर्न। देखो, इंडिया के लोगों में इतनी देशभक्ति है कि उन्हें टैक्सेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि टैक्सेस के बदले कुछ मिले तो सही। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के टैक्सेस 35 से 40% है। यूरोप में भी 40 से 45% होते हैं, लेकिन यूरोप में उसके बदले उसकी एजुकेशन और हेल्थ केयर को पूरा का पूरा सरकार देखती है। उसके बच्चे की पढ़ाई नर्सरी से लेकर कॉलेज तक सरकार इंश्योर करती है कि हाईएस्ट क्वालिटी की हो, और हेल्थ केयर में सरकार पूरा इंश्योर करती है कि आपको कुछ भी हो सरकार आपका ख्याल रखेगी। इंडिया के लोगों को प्रॉब्लम इस बात से है कि वो टैक्सेस दे रहे हैं, उसके बाद उन्हें खबर सुनने को मिलती है कि यहाँ 1200 करोड़ का पुल गिर गया बिहार में, यहाँ 500 करोड़ का पुल गिर गया। पैसे को जब वो वेस्ट होते हुए देखते हैं वो बुरा लगता है उसे। रीजन नंबर 6, नो वर्क लाइफ बैलेंस एंड नो लेबर लॉस। जर्मनी और बाकी यूरोप के देशों में रूल्स हैं कि एक बार बंदा ऑफिस से अपने घर चले गया तो बॉस उसे कॉल नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया में ऐसे कोई रूल्स नहीं है। संडे हो या मंडे, बॉस का बम्बू हमेशा आपके पीछे रहता है। इसके बाद जो इंडिया के कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं इस बात पे कि 70 घंटे काम करो हफ्ते में। सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन काम 70 घंटे 80 घंटे करो, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हो इंडिया के इंजीनियर्स और सीईओ की सैलरीज में। पिछले 10 सालों में इंडिया के सीईओ की सैलरीज 100x तक बढ़ी है, और वहीं जो इंजीनियर्स हैं उनकी सैलरी इन्फ्लेशन के हिसाब से बहुत कम बढ़ी है। और ये 70-80 घंटे काम करने के बाद जब एक इंसान की पर्सनल लाइफ खराब होती है और वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस, जुडिशरी और सिस्टम मिलकर उसे ऐसा नचवाते हैं आपका दिमाग चकरा जाएगा। रीजन नंबर 4, इंडिया का सोशल फैब्रिक खराब होते जा रहा है। हिंदूज और मुस्लिम में टकरार बढ़ते जा रहा है। जिन लोगों के पास ये अथॉरिटी और पावर है कि हिंदूज और मुस्लिम्स हार्मनी में रहे, वही पॉलिटिकल पार्टीज, वही नेता इन दोनों ग्रुप्स के बीच में फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को रिलीजन के बेस पर डिवाइड कर रही है, दूसरी पार्टी कास्ट के बेस पर डिवाइड कर रही है, और तीसरी पार्टी इंडिया की माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को हमेशा विक्टिमहुड में रखने की कोशिश करती है कि तुम्हारे साथ तो हमेशा गलती हुआ इस देश में। सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे नेताओं का इंसेंटिव इसी बात पे डिपेंड करता है कि रिलीजन और कास्ट का जो तवा है वो हमेशा गर्म रहना चाहिए ताकि उनकी रोटी हमेशा सेकती रहे। रीजन नंबर 3, हेल्थ केयर सिस्टम्स। यूके और इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जब भी कोई लेडी यूके में प्रेग्नेंट होती है तो उसका पूरा प्रेगनेंसी प्रोसेस हाईएस्ट क्वालिटी की हॉस्पिटल में होता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और डिलीवरी के बाद जब वो घर जा रही होती है तो बाय लॉ वो सीढ़ी से नहीं जा सकती, उसे लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी। और इसके बाद जब उनका परिवार घर जा रहा होता है तो पहला ऑप्शन ये रहता है कि उनको एम्बुलेंस मिलती है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि अगर वो अपनी व्हीकल से घर जा रहे हैं तो सरकार उनको पैसा देती है घर तक जाने का। और इसके बाद जब बच्चा 2-3 साल तक बड़ा होता है तो चाइल्ड पुलिस घर पर आके चेक करती रहती है कि बच्चे की परवरिश ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। और यूके में बच्चे के लिए एक अलग से रूम होना कंपलसरी है। और अब बात कर लेते हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के स्कैम की। आजकल प्रेगनेंसी स्कैम ये चल रहा है कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे डॉक्टर इमरजेंसी में प्रेशराइज करते हैं कि सिजेरियन से ही बच्चा पैदा हो ताकि हॉस्पिटल ज्यादा पैसे कमा सके। और इंडिया में अगर आप एडमिट हो गए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए फ्राइडे तक भी, तो भी हॉस्पिटल आपको मजबूर करेगा कि आप सैटरडे, संडे, मंडे तक रुके इस बहाने से कि डॉक्टर साहब मंडे को आएंगे। ये जो स्कैम फर्जीवाड़ा चल रहा है पूरे सिस्टम में, क्या इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता होगा? आपको लगता है कि नहीं पता होगा? रीजन नंबर 2, सारे डेवलप्ड देशों का एक सीक्रेट प्लान है जिस प्लान की वजह से वो हमेशा एक डेवलप्ड देश बने रहेंगे। और वो प्लान क्या है कि डेवलपिंग देशों में से हार्डवर्किंग, हाईली स्किल्ड, ऑनेस्ट लोगों को अपने देश में आने के लिए अट्रैक्ट करो। यूएसए के सुपर पावर होने का सीक्रेट ही यही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे के सारे अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और उसके बाद लगातार इंडिया से वो हाईली स्किल्ड लोगों को, हाईली इंटेलिजेंट लोगों को अपने देश में बुलाते रहता है। और यही काम अब शुरू कर दिया है सारे अरब के देशों ने। सऊदी, कतर, दुबई, ये सारे के सारे देश बहुत तरीके के प्लान्स लाते रहते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं कि तुम हमारे देश में आओ और काम करो। और हमने अपने देश में ऐसे सिस्टम्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे करप्ट इंस्टीट्यूशंस तैयार किए हैं कि हम एक
हार्ड वर्किंग, एक ऑनेस्ट इंसान को धकेलते हैं कि वो इंडिया छोड़कर किसी डेवलप्ड देश में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। रीजन नंबर 1, एजुकेशन। हर साल इंडिया से लगभग 10 लाख बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और उसमें से कुछ ही लोग इंडिया में दोबारा वापस आते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? पूरा एजुकेशन नेक्सस है इंडिया में। मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस पॉलिटिशियंस के रिलेटिव्स चलाते हैं और इसी वजह से नेताओं का इंसेंटिव इस बात पे है कि सरकारी स्कूलों को इतना गंदा रखा जाए कि पेरेंट्स मजबूर होकर अपने बच्चों को प्राइवेट में डालें। और प्राइवेट को कौन कंट्रोल करता है? उनके रिलेटिव्स। इंडिया में 1.5 बिलियन लोगों के लिए केवल 800 यूनिवर्सिटीज हैं। वहीं चाइना में इससे 3 गुना ज्यादा 2900 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है। प्राइवेट कॉलेजेस का हाल ये है कि अगर इंडिया से एमबीबीएस करना है तो 1 करोड़ से ऊपर लगेंगे और यही एमबीबीएस अगर वो रशिया से करते हैं तो 30 से 40 लाख के अंदर पूरा रहना खाना के साथ वो एमबीबीएस कर सकता है। इंडिया में IIT JEE 12 लाख बच्चे देते हैं 40,45,000 सीट्स के लिए। ये सिलेक्शन का परसेंट निकल के आते हैं 3%। क्या जो बाकी के बच्चे हैं वो डिजर्व नहीं करते कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए? तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि 1.5 बिलियन लोगों के लिए बहुत सारी हजारों यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए थी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भी इंडिया की 1-2 ही आती हैं। कोई भी देश आज से 20 साल के बाद कितना आगे बढ़ेगा हमें भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे? ये देख के कि कौन सा देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्च कर रहा है। चाइना नई नई टेक्नोलॉजीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर साल $575 बिलियन खर्च करता है और वहीं पे इंडिया कितने पैसे खर्च करते हैं? ओनली $65 बिलियन। अब कुछ लोग ये लॉजिक दे सकते हैं कि चाइना के पास इंडिया से ज़्यादा पैसा है, लेकिन हमारे पास जो पैसा है क्या हम उसका सही यूज़ कर रहे हैं? जो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए था उस सारे पैसे को हम फ्रीबीज में खर्च कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 70 सालों में इंडिया ने ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं की है, ऐसा कोई इनोवेशन नहीं किया है जो दुनिया के सारे लोग यूज़ करते हो। आप खुद चेक करो, सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं सारी की सारी चीज़ें या चाइना में बनती हैं, यूरोप में बनती हैं, यूएसए में बनती हैं। हम कुछ भी नया इनोवेट कर ही नहीं रहे हैं। अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि एआई ही फ्यूचर है। जो देश एक बार एआई में आगे निकल गया वो हमेशा के लिए आगे निकल जाएगा। यूएसए और चाइना दोनों एआई में खतरनाक लेवल पर इनोवेशन कर रहे हैं और इंडिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो एआई में कोई इनोवेशन कर रही हो। हम एज ए नेशन फ्यूचर में जीने की बजाय पास्ट में जीने लगे हैं। हम सब पास्ट की ग्लोरी पर बोस्ट करते रहते हैं और हमें बस एक बात पे गर्व है कि पाकिस्तान से तो आ गया ना। आज से 20-25 साल पहले हम खुद को चाइना से कंपेयर करते थे, लेकिन आज हम केवल पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं खुद को, क्योंकि डीप डाउन हम सब ये जानते हैं कि चाइना से हम रेस हार रहे हैं। कोई भी इंसान जब कोई इनोवेशन करता है तो उसका पेटेंट कराना होता है ताकि कोई दूसरा इंसान उसकी कॉपी ना कर सके। साल 2023 में इंडिया में 34,000 पेटेंट्स को ग्रांट किया गया और वहीं चाइना में 5 लाख से ज्यादा पेटेंट ग्रांट किए गए हैं। उनका लेवल देखिए इनोवेशन में कितना आगे है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो इंडिया के होनहार साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्हें दिखने लगता है कि यार इंडिया से बाहर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी स्किल्स की, उनके टैलेंट की बाहर ज्यादा कदर की जाएगी। उसके बाद इंडिया के बंदे बाहर जाकर इनोवेशन करते हैं, जैसे नरेंद्र सिंह कपानी जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स का इनोवेशन किया और अरविंद श्रीनिवास जो परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ हैं। ऐसे टैलेंटेड लोगों के बाहर जाकर इनोवेशन करने के बाद इनकी सफलता पर हम प्राउड फील करते हैं, जो कि देखने में बहुत क्रिंज लगता है। करप्शन को रोकने के लिए एक चीज जो हम चाइना से सीख सकते हैं वो ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पकड़ा जाता है करप्शन करते हुए तो उसे फेमस किया जाता है, अखबारों में, सोशल मीडिया में उसे वायरल किया जाता है ताकि उसकी पब्लिक शेमिंग की जा सके। और लाखों साल की ह्यूमन एवोल्यूशन में पब्लिक शेमिंग बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे ग्रुप से बाहर कर दिया जाए। असली इक्वलिटी सोसाइटी में तब आती है जब सबको सेम तरीके की एजुकेशन मिले। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बंदा कितना टैलेंटेड है, और ये काम होता है यूरोपियन देशों में, डेवलप्ड देशों में। यहाँ पे एज अ नेशन हम कास्ट सेंसस रिजर्वेशन पे लड़ते रह जाएंगे और जो हाईली टैलेंटेड लोग हैं वो ये सब कुछ देखकर इंडिया को छोड़ने का मन बना लेते हैं। और वही हाईली टैलेंटेड बंदा जब कुछ साल के बाद वहां जाकर कुछ बन जाता है, किसी कंपनी का सीईओ बन जाता है, तो हम बड़ी बेशर्मी के साथ ये क्लेम करते हैं कि देखो देखो हमारा बंदा बन गया कुछ, देखो देखो दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं। और ये कहते हुए हमें बहुत प्राउड की फीलिंग होती है, जबकि हमें इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे सारे सिस्टम्स इतने करप्ट हैं कि एक ईमानदार, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट इंसान को इंडिया से बाहर जाना पड़ता है ताकि वो सफल हो सके। रंग दे बसंती फिल्म का एक डायलॉग है, कोई फ्यूचर नहीं यार इस देश का। इस बात को कुछ लोग सत्य मानकर रियलाइज कर जाते हैं और उन्हें रियलाइज होने लगता है कि यार ये देश तो लूप पे चल रहा है। आज से 20 साल पहले भी हमारे मुद्दे यही थे कि साफ बिजली, पानी, सड़क, नाले, और आज भी हमारे मुद्दे यही चल रहे हैं। और इन्हीं 20-30 साल पहले जब चाइना हमारे बराबर था, चाइना ने ऐसी ग्रोथ दिखाई कि वो आज इंडिया से 5 गुना ज्यादा अमीर हो गया। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें देखने के बाद, रियलाइज करने के बाद एक अपर मिडिल क्लास का बंदा कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, बस इंडिया को बोल देता है अलविदा। प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन नंबर 1, एजुकेशन पे हमें बहुत सारा टाइम, पैसा और एफर्ट
इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और उसमें से मेजर पार्ट इन्वेस्ट होना चाहिए स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मैथमेटिक्स, क्योंकि जो देश इन फील्ड्स में एक्सेल करेगा, इनोवेशन करेगा इन फील्ड्स के अंदर रहते हुए, वही देश आगे जाकर दुनिया पर राज करेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, डुअल सिटीजनशिप। दुनिया के बाकी देशों में एक इंसान एक टाइम पर 2 देशों का नागरिक हो सकता है, जबकि इंडिया एक टाइम पर केवल एक ही नागरिकता अलाउ करती है। इंडिया भी अगर डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है तो जो टैलेंट इंडिया से बाहर गया है उसका कनेक्शन इंडिया के साथ मेंटेन रहता है और उसके वापस आने की संभावना बढ़ती है। रीजन नंबर 3, रामानुजन फेलोशिप की तरह हमें और प्रोग्राम्स करने चाहिए जिससे जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इंडिया को छोड़कर बाहर जा चुके हैं उन्हें स्वदेश आने के लिए मोटिवेट किया जाए। और उन्हें वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? पैसा और रिस्पेक्ट। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशन होने चाहिए, न कि इन्फ्लुएंसर्स और बिग बॉस विनर्स। गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट एंटिटी शार्क टैंक की तरह कोई इंडियन इनोवेटर्स के लिए रियलिटी शो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? उसका जो पूरे देश पर एक मास इफेक्ट होगा बहुत हाई लेवल पे पॉजिटिव होगा। सॉल्यूशन नंबर 4, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिटकॉइन बेस्ड है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट हो सकती है। हम सारा पैसा ट्रैक कर सकते हैं कि जो पैसा टैक्स के लिए आया था, कितना पैसा यूज हुआ और कितना पैसा बर्बाद हुआ। एक एक पैसा हम ट्रैक कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, आम सिटीजन्स को, जो लोग पावर में हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे सवाल पूछने पड़ेंगे। उस नेता से सवाल पूछने चाहिए जिसने बोला था कि इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज बनने वाली हैं। हम सब भूल चुके हैं कि किसी ने 100 स्मार्ट सिटीज का वादा किया था। सवाल उनसे भी पूछना होगा जिन्होंने कहा था कि पावर में आने के बाद हम यमुना साफ कर देंगे। आपने दिन की 500 रील्स देखने के इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।